नमस्कार। आज हम चाणक्य के अर्थशास्त्र के पहले 5 खंडों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इन खंडों का सारांश है और हम देखेंगे कि चाणक्य ने एक स्थिर राज्य चलाने के लिए क्या मुख्य बातें कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरुआती खंड आप कह सकते हैं राज्य चलाने की कला की नींव रखते हैं। पहला खंड है अनुशासन पर, विनयाधिकरण। इसमें 4 मूल विज्ञान बताए हैं: आन्वेक्षिकी, वेद, वार्ता और दंड नीति। और दिलचस्प ये है कि आन्वेक्षिकी मतलब तर्क और विश्लेषण को सबसे अहम माना गया, शायद व्यावहारिक रूप से धर्म ग्रंथों से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और आदर्श राजा, उसे राजर्षि कहा गया, मतलब उसे खुद पर संयम रखना होगा और वो 6 बुराइयों से, काम, क्रोध, लोभ वगैरह से दूर रहना होगा। जी। मंत्रियों के चुनाव और जासूसों के इस्तेमाल पर भी काफी जोर है इसमें। और यहाँ देखिए कि कैसे व्यक्तिगत अनुशासन को सीधे अच्छे शासन से जोड़ा गया है। मंत्रियों का चुनाव सिर्फ काबिलियत पर नहीं बल्कि उनके चरित्र, उनकी निष्ठा पर भी आधारित था। और उनकी वफादारी परखने के लिए उपधा परीक्षणों का जिक्र है, मतलब गुप्त जांच। अच्छा, किस तरह की जांच? जैसे भय दिखाकर, लालच देकर, कामेच्छा के जरिए या धर्म के नाम पर, ये देखने के लिए कि वो फिसलते हैं या नहीं। और साथ ही एक पूरा जासूस नेटवर्क, संस्था, यानी जो एक जगह टिक कर काम करें, और संचारा मतलब जो घूम घूम कर खबरें लाएं, ताकि राजा तक, आप समझे, अंदर की हर खबर पहुंचती रहे। तो राजा का अनुशासन और ये जासूसी नेटवर्क, इसके बाद राज्य असल में चलता कैसे था? मतलब दिन प्रतिदिन का काम। खंड 2 शायद इसी पर है। हाँ। अध्यक्षों की गतिविधियां। जी हाँ। इसमें तो हर चीज के लिए अध्यक्ष हैं, जंगल, खेती, खान, व्यापार, निर्माण, हर विभाग का एक सुपरिंटेंडेंट। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यवस्थित राज्य की तस्वीर दिखाता है, जो अपने सारे संसाधन, अपनी अर्थव्यवस्था, सबको बहुत सक्रिय तरीके से संभाल रहा है। और प्रशासन के अंदर भी खुफिया जानकारी, ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, मतलब निगरानी हर स्तर पर थी। इसमें एक कुशल टैक्स सिस्टम की बात है, व्यापार के सही नियम, मजदूरों का प्रबंधन, शहरों का प्रशासन, और हाँ, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, रिकॉर्ड रखना, ऑडिटिंग करना, इन सब पर भी काफी ध्यान था। सही है, ताकि सब कुछ हिसाब में रहे। बिल्कुल, कोई गड़बड़ी ना हो। अच्छा, तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बाद आता है कानून। खंड 3 और 4 दीवानी मामलों के लिए धर्मस्थ और फौजदारी के लिए प्रदेष्ट्री, यही है ना? जी, 2 अलग तरह के न्यायालय। और एक खास बात ये लगी कि फौजदारी मामलों की पहल राज्य खुद करता है, सिर्फ पीड़ित के आने का इंतजार नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और यहीं पर वो मत्स्य न्याय वाली बात आती है। हाँ, मत्स्य न्याय। इसका मतलब क्या है? जंगल राज? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, वैसे ही ताकतवर कमजोर को न सताए। तो ये दिखाता है कि राज्य का काम है कमजोर की रक्षा करना, कानून का डर बनाए रखना। खंड IV में फिर अपराधों के लिए सजा, मतलब दंड का विधान है। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना, डराना और अपराधी को दोबारा अपराध करने लायक न छोड़ना भी है। लेकिन इसमें वो वर्ण वाली बात भी है। हाँ, वो एक जटिल पहलू है। इसमें वर्ण के आधार पर दंड में भेद का जिक्र मिलता है, मतलब एक ही अपराध के लिए कुछ वर्णों को ज्यादा कठोर सजा मिल सकती थी। तो न्याय सबके लिए बराबर नहीं था उस व्यवस्था में? लगता तो यही है। ये उस समय के समाज और न्याय के बीच के रिश्ते पर एक सवाल जरूर खड़ा करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं खंड V पर, दरबारियों का आचरण और आंतरिक सुरक्षा। इसमें तो लगता है बस निगरानी ही निगरानी है। अधिकारियों की वफादारी पर नजर, भ्रष्टाचार और साजिशों को रोकना, और वफादारी परखने के लिए फिर से जासूसों का इस्तेमाल, लालच देकर। जी बिल्कुल। इसमें राज्य सर्वोपरि का सिद्धांत बहुत साफ है। राज्य की सुरक्षा के आगे निजी रिश्ते, भावनाएं सब पीछे। आंतरिक खतरों से निपटना, जैसे कोई राजकुमार ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए या कोई मंत्री लालची हो, तो उनसे कैसे निपटते थे? पहले समझाना, फिर शायद उसे अलग थलग कर देना, और अगर जरूरत पड़े तो गुप्त तरीके भी। गुप्त तरीके जैसे? जहर देना या हत्या तक का जिक्र मिलता है, अंतिम उपाय के तौर पर। ये तो काफी कठोर है। हाँ, चाणक्य यहाँ बहुत यथार्थवादी हैं। राजा की अपनी सुरक्षा पर भी बहुत जोर है। खाना चखने वाले अंगरक्षक बदलते रहना और उत्तराधिकारी को ठीक से प्रशिक्षित करना,
मनोवैज्ञानिक चालें भी शासन कला का हिस्सा थी। तो अगर हम इन पहले 5 खंडों को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो शासक का खुद का अनुशासन बहुत जरूरी है, फिर एक व्यवस्थित प्रशासन हर विभाग के साथ, कानून का राज भले ही उसमें सामाजिक ऊंच नीच झलकती हो, और आखिर में आंतरिक सुरक्षा और सत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ही व्यवहारिक, यहां तक कि कभी-कभी बेरहम तरीके। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद हम सोच सकते हैं, एक तरफ तो चाणक्य राजर्षि यानी एक ऋषि जैसे गुणी राजा का आदर्श रखते हैं, और दूसरी तरफ राज्य को स्थिर रखने के लिए इतनी गहरी निगरानी, इतने कठोर यहां तक कि निर्दयी उपायों की सलाह देते हैं। तो इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठता है? ये नैतिकता और राजनीति के बीच का वो तनाव है जो अर्थशास्त्र में हमें बार बार दिखता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।